Hello students, welcome to our another video, that is posology. So basically, first its definition. So posology क्या होता है? Posology फार्मास्यूटिक्स में कहाँ पे यूज होता है? तो बेसिकली जो posology है वो बेसिकली टू वर्ड से मिलकर बना हुआ है. दैट मीन्स फर्स्ट posos and second one is logos. So what is the meaning of posos? Posos means it's how much and logos means science. So if we are going to add both two terminology, that after that the posology means it is a branch of medical science. Basically it deals with quantity of dose or quantity of drug. It means posology मेडिकल साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम पेशेंट को कितनी क्वांटिटी में ड्रग देनी है, कितनी डोज उसे देनी है, उसे हम कैलकुलेट करते हैं. दिस इज नोन एज पोजोलॉजी. नाउ इट्स फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डोज. ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो पोजोलॉजी को या कैलकुलेशन ऑफ जो डोज है उसको इफेक्ट डालते हैं. दे आर वेरियस टाइप्स ऑफ फैक्टर विच आर इन्वॉल्विंग इन influencing posology. So first factor and important factor is age. So age कैसे इम्पैक्ट डालेगा जब हम किसी भी ड्रग को कैलकुलेट करते हैं कि किसी पेशेंट को कितनी डोज देनी है, कितनी क्वांटिटी में ड्रग देनी है, तो एज का उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है. सपोज कीजिए बेसिकली अगर हम बात करें हमारे पास थ्री फैक्टर्स होते हैं जैसे चिल्ड्रंस और एल्डर और ओल्ड पेशेंट. सो अगर आप सोचेंगे क्या हम चिल्ड्रन को और जो हमारे एल्डर्स होते हैं या हमारे जो ओल्ड पेशेंट होते हैं उनको सेम क्वांटिटी में ड्रग देते हैं, तो आंसर होगा नहीं. तो इसीलिए एज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी की पेशेंट को जो डोज होती है उसको कैलकुलेट करने में. तो एज कैसे काम करता है? इफ वी आर टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन, सो जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके जो बॉडी ऑर्गन होते हैं वो उतनी एज में इमैच्योर होते हैं, वो प्रॉपर मैच्योर नहीं होते हैं. मींस जो उनका हिपैटिक और रीनल सिस्टम होता है वो इमैच्योर होने के कारण जो भी हम उसे डोज देंगे वो या तो एलिमिनेट हो जाएगी या कई बार वहां पे एक्यूमुलेट होकर के वो टॉक्सिसिटी कॉज करेगी. तो इट इज मस्ट नेसेसरी टू कैलकुलेट एनी डोज बिफोर गिविंग इट टू द चिल्ड्रंस. नेक्स्ट इज एल्डरली पेशेंट. अब जो हमारे ओल्ड पेशेंट होते हैं उनको डोज देते हुए कैलकुलेट करना बहुत असेंशियल होता है, बिकॉज जो ओल्ड पेशेंट होते हैं उनके जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो एक एज के बाद डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं. मीन्स उनकी जो वर्किंग होती है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाती है. सो दैट्स व्हाई वी कैलकुलेट ड्रग बिफोर गिविंग टू द एल्डरली पेशेंट्स. अब फॉर एग्जाम्पल कुछ ड्रग्स होती हैं जब हम जैसे हमारे पास हिप्नोटिक्स हैं, जब हम जो ओल्ड पेशेंट होते हैं उन्हें देते हैं बेसिकली स्लीप प्रोड्यूस करने के लिए. तो जब वो उन ड्रग्स को लेते हैं तो उनमें कई बार देखा गया है उनमें कंफ्यूजन की स्टेट क्रिएट होती है. तो इसीलिए एल्डरली पेशेंट को डोज देते हुए भी कैलकुलेट करना एसेंशियल होता है. नेक्स्ट फैक्टर जो आता है वो आता है सेक्स मींस जेंडर. जो विमेन होती है उनकी जो फिजियोलॉजी होती है वो कंप्लीट चेंज होने की वजह से वो काफी ड्रग्स के लिए सेंसिटिव होती है. फॉर एग्जांपल जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसमें जो एलॉय होते हैं वो नहीं दिए जाते हैं क्योंकि वो उनकी साइकिल को इंपैक्ट करती है. अगर कुछ अदर ड्रग्स की बात करें जैसे ड्रास्टिक परगेटिव हो गया या एंटी मलेरियल और एर्गट ड्रग्स हो गए, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है. मींस इन ड्रग्स को एक साथ नहीं दिया जाएगा बिकॉज वो विमेंस में टॉक्सिसिटी क्रिएट करेंगी अगर ये सारी के सारी ड्रग एक साथ दी गई तो. इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम प्रेगनेंसी के दौरान अल्कोहल, बार्बिट्यूरिक्स या नार्कोटिक ड्रग अगर हम विमेन को देते हैं तो ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है और फीटस तक पहुंच के बेबी को नुकसान पहुंचाती है. स्टूडेंट इसी तरह ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड जो मॉर्फिन होती है, टेट्रासाइक्लिन होती है, इन्हें हम अवॉइड करते हैं मदर को देने के लिए क्योंकि ये मिल्क के साथ स्क्विट होती है और जब ये बेबी के अंदर जाती है तो वहां पे टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है. एज ए मेंशन इन एज फैक्टर जो बेबीज होते हैं उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो इमैच्योर होते हैं. दैट्स व्हाई इट क्रिएट टॉक्सिसिटी. अनदर फैक्टर इज बॉडी वेट. मींस जो डोज है अब वो बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी. जो हमने स्टैंडर्ड जो वेट लिया है बेसिकली हम लेते हैं 50 to 100 kg. मींस एक 50 to 100 kg वाले वेट को हम सपोज कीजिए हम 100 mg या 500 mg पैरासिटामोल दे रहे हैं तो 60 kg वाला भी ले सकता है, 70 kg वाला भी ले सकता है. सो जो एवरेज डोज होती है वो होती है mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से. लेकिन जो ओबीज पेशेंट होते हैं या माल न्यूट्रिशन वाले पेशेंट होते हैं या माल नरिश पेशेंट होते हैं या चिल्ड्रंस होते हैं उनमें भी ये बॉडी वेट जो फैक्टर होता है बहुत ही एसेंशियल रोल प्ले करता है क्योंकि एक माल नरिश जो पेशेंट होता है उसका बॉडी वेट बहुत ही कम होता है तो उसके बॉडी वेट को देखते हुए ही डोज हमें कैलकुलेट करनी होती है. सो दैट्स व्हाई जो एवरेज डोज होती है mg पर kg के हिसाब से दी हुई होती है. नेक्स्ट जो फंडा आता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन.
बिकॉज हमारी बॉडी में बहुत सारे वे या रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं जिसके थ्रू ड्रग हमारी बॉडी को दी जाती है। उनमें से सबसे कॉमन जो रूट है वो है आईवी और ओरल रूट। जो आईवी रूट होता है यहां से कम क्वांटिटी में ही डोज दी जाती है, बिकॉज जो ड्रग है वो डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाती है और सिस्टमिक सर्कुलेशन में आने की वजह से जो उसकी टॉक्सिसिटी है हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई जो आईवी रूट होता है वहां से ड्रग बहुत ही कम क्वांटिटी में दी जाती है। और इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ओरल रूट, तो ओरल रूट से जो टॉक्सिसिटी होती है वो काफी हद तक कंट्रोल की जा सकती है। तो आईवी रूट से देते हुए हमें डोज को कैलकुलेट करना बहुत ही एसेंशियल हो जाता है, क्योंकि यहां से डोज एक तो कम क्वांटिटी में जाएगी, तो जो रूट है वो डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचाएगा और टॉक्सिसिटी होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे अगर हमने डोज का अमाउंट ज्यादा दिया है तो। सो द नेक्स्ट फैक्टर इज टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इट मींस कि जो ड्रग है उसको किस टाइम पे दिया जाए। ड्रग की जो टॉक्सिसिटी होती है या उसका रिएक्शन होती है वो टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे भी डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमें कुछ बोला जाता है कुछ दवाइयां हमें खाली पेट लेनी चाहिए, कुछ दवाइयां आफ्टर मील लेनी चाहिए, तो वो अच्छा इंपैक्ट डालेगी। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आफ्टर मील हम ले रहे हैं तो उससे क्या होगा, उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो काफी लेट होगा, या अगर हम ड्रग को खाली पेट ले रहे हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन काफी फास्ट होगा। इट डजंट मीन कि आपको ड्रग जो है खाना खाने के बाद लेनी है या खाना खाने से पहले लेनी है। तो ये टोटली डिपेंड करता है उस ड्रग के ऊपर। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जो एंटासिड्स होते हैं या कार्बोनेटिव्स होते हैं हम उन्हें खाली पेट लेते हैं ताकि वो अपना असर क्विक दिखाएं। तो टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे भी टोटली डिपेंड करता है ड्रग की पोजोलॉजी। सो इसी तरीके से अगर हम आयरन, आर्सेनिक और जो कॉड लिवर ऑयल होते हैं वो आफ्टर मील दिए जाते हैं क्योंकि उनका एब्जॉर्प्शन आफ्टर मील ही अच्छा आता है। नेक्स्ट फैक्टर इज प्रेजेंस ऑफ डिजीज। मींस अब डिजीज को ध्यान में रखते हुए पेशेंट को डोज की क्वांटिटी कैसे दी जाए वो हम इसमें देखते हैं। जैसे कुछ पेशेंट्स को लीवर सिरोसिस होता है, सपोज कीजिए किसी को लीवर सिरोसिस है तो वहां पे बार्बिट्यूरेट और जो क्लोरप्रोमाजिन होती है वो अपना प्रोलॉन्ग इफेक्ट शो करती है। कैसे? क्योंकि जो ये ड्रग्स होती हैं ये बेसिकली लीवर में मेटाबोलाइज होती हैं और लीवर का प्रॉपर फंक्शन ना करने की वजह से इनका जो एक्शन होता है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, लंबे समय तक हो जाता है। तो बार्बिट्यूरेट एंड क्लोरप्रोमाजिन का इफेक्ट लीवर सिरोसिस पेशेंट में प्रोलॉन्ग होगा। नेक्स्ट, जिन पेशेंट को किडनी के डिसऑर्डर होते हैं, जैसे उनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या ग्लोमेरुलर, खासकर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो रेट है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पे उन पेशेंट में स्ट्रेप्टोमाइसिन जब दी जाती है तो वो टॉक्सिसिटी कॉज करती है, क्योंकि बेसिकली जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो किडनी के थ्रू ही एक्सक्रीट होती है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में प्रॉब्लम आने की वजह से ये एक्सक्रीट नहीं होगी और एक्टिवेट होकर के टॉक्सिसिटी कॉज करेगी। नेक्स्ट इज एक्यूमुलेशन। इन द केस ऑफ एक्यूमुलेशन, अब जो ड्रग्स हैं अगर हम उन्हें कॉन्टिन्यूसली देते रहे, कुछ ड्रग्स अगर हम उन्हें कॉन्टिन्यूसली देते रहे तो वो एक्यूमुलेट हो जाएंगी और उसके बाद वो टॉक्सिसिटी कॉज करेंगी। फॉर एग्जांपल डिजिटालिस, थैलेमेटर्स, अगर हम इनको रिपीटिव डोज में अगर हम इन्हें देते हैं तो ये हमारी जो बॉडी होती है उसके रीनल सिस्टम से बहुत ही स्लोली एक्सक्रीट होते हैं। दैट्स व्हाई दे एक्यूमुलेट इन आवर बॉडी एंड प्रोड्यूस टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट इज एडिटिव इफेक्ट। अब स्टूडेंट्स, एडिटिव इफेक्ट का मतलब क्या है? यहाँ पे ऐड हो जाना। अब जब अगर हम किसी भी दो ड्रग्स के कॉम्बिनेशन को एक साथ दें तो उसमें यूज होने वाली जो इंडिविजुअल डोज होती है उसके कंपेयर में उन कंबाइंड ड्रग का एक्शन काफी हाई आएगा। सो दैट्स व्हाई वी कैन यूज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डोजेस फॉर्म। नेक्स्ट इज एडिटिव इफेक्ट। एडिटिव इफेक्ट मींस अगर हम दो ड्रग के कॉम्बिनेशन को एक साथ दें तो अगर हम उसके इंडिविजुअल सॉल्ट को यूज करें तो उनका जो एक्शन है कंबाइंड वाले का वो काफी हाई आएगा, मींस वो उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एडिटिव इफेक्ट ऑफ ड्रग। फॉर एग्जांपल इफेड्रिन एंड अमीनोफाइलिन अगर हम ब्रोंकियल एस्थमा में यूज करते हैं तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण इसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एडिटिव इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट इज सिनर्जिज्म। सो व्हाट इज सिनर्जिज्म? सिनर्जिज्म बेसिकली अगर हम किसी ड्रग को देते हैं या दो हमने कॉम्बिनेशन में ड्रग को दी तो एक ड्रग दूसरे ड्रग के एक्शन को इंक्रीज कर दे, दैट इज नोन एज सिनर्जिज्म। सो फॉर एग्जांपल जैसे प्रोकेन और एड्रेनालिन, अगर इसको हम कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन प्रोकेन के एक्शन को इंक्रीज कर देता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिनर्जिज्म, मतलब कि दूसरे ड्रग के एक्शन को इंक्रीज कर देना।
नेक्स्ट इज एंटागोनिज्म। अब जो एंटागोनिज्म है टोटली अपोज करता है सिनर्जिज्म का। सिनर्जिज्म में जैसे इंक्रीज कर देता था दूसरी ड्रग के इफेक्ट को, अब एंटागोनिज्म में एक ड्रग दूसरी ड्रग के एक्शन को अपोज कर देगी या सप्रेस कर देगी। बेसिकली ये जो फिनोमिनन है ये यूज किया जाता है पॉइजनिंग के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे एसिड पॉइजनिंग के अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को अगर दिया जाए तो वो एसिड पॉइजनिंग को न्यूट्रलाइज कर देता है और एसिड पॉइजनिंग के असर को सप्रेस कर देता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एंटागोनिज्म। नेक्स्ट इज इडियोसिंक्रेसी। अब इडियोसिंक्रेसी का मतलब स्टूडेंट बेसिकली एलर्जी। जैसे कि अगर हम कोई दवाई लेते हैं, दवाई खाते हैं, तो कुछ दवाई के एडवर्स एक्शन की वजह से हमारी स्किन पर रैशेस हो जाते हैं, इचिंग होती है या नोजिया जैसा फील होता है। दैट इज कॉल्ड एलर्जिक रिएक्शन। सो इडियोसिंक्रेसी मींस एलर्जिक रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल हमने स्मॉल क्वांटिटी में जब किसी को एस्पिरिन देते हैं तो मे बी उस पेशेंट में जो उसका स्टमक होता है उसमें वो इरिटेशन कॉज कर जाए और गैस्ट्रिक हेमोरेज प्रोड्यूस कर देती है। इसी तरीके से पेनिसिलिन और सल्फोनामाइड को अगर किसी पेशेंट को दी जाए, मे बी वो अगर सेंसिटिव है पेनिसिलिन और सल्फोनामाइड के लिए, तो वो काफी हद तक उसे टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा और उसमें अपने एडवर्स इफेक्ट शो करेगा। So student, this is the complete overview of posology. Apart from this, there are various factors which are involving in posology. So keep like and subscribe our channel, The Pharma Pathshala. Thank you so much for watching.